आप देखें कुछ जरा एक बार देखते हैं कि बाजार दाव कहाँ लगा रहा है, ट्रेडर्स कहाँ फोकस कर रहे हैं, वॉल्यूम्स अगर आप देखें कहाँ पर है इस वक्त। इस क्रम में आप देखिए फ्यूचर कंज्यूमर ये अगर आप देखें करीब 5.5% ऊपर भाई साहब टिके हुए हैं। डीएलएफ को देखिए 142 के स्तर पे, ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एचडीआईएल बाजार ने एचडीआईएल इट्स मोर लेस आई थिंक ये ट्रेडिंग स्टॉक है, आर्बिट्राज स्टॉक है ये। उसके बाद राणा शुगर को देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई पे नजर रखिएगा। मैं एसबीआई को मॉनिटर करना चाह रहा था। देखिए एसबीआई तय करेगा कि आज एग्जैक्टली बैंक निफ्टी क्या करेगा। क्यों? क्योंकि कल के सेशन में मैंने क्या देखा था कि 220 का कॉल राइटर था, उसको लग रहा था कि यार ये जो सीरीज का अंतिम दौर है, यानी बृहस्पतिवार की क्लोजिंग तक शायद ये 220 ना काटे, तो उसने कॉल बेची हुई है सर 220 की। ये प्राइवेट सरकारी बैंकों के स्पेस में मैं ये देखिए ये काउंटर आपकी स्क्रीन पे डिश टीवी, इस पर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको समझाऊंगा कुछ देर में। डिश टीवी जरा दिखाइए कैश में कर क्या रहा है एग्जैक्टली कर। मैं एसबीआई का विशु बदल के थोड़ा सा डिश टीवी पे आ रहा हूँ, जरा कैश दिखाइए। डिश टीवी 9420 पे, और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको कल भी बताई थी, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मयूरेश जरा फिर आता हूँ बैंकिंग पे। एसबीआई की बात मैं कर रहा था, सरकारी बैंकों में अपने क्लाइंट्स को क्या एक्टिवेट कराया आप लोगों ने? नहीं, जैसे मैं वीरेंद्र जी पहले भी कह रहा था, आई थिंक अगर पीएसयू बैंक्स में देखना ही है तो लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो इन्वेस्टर्स नीचे के लेवल्स पे होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जो इश्यूज स्मॉल और मिड कैप बैंक्स में है, कैपिटल एडिक्वेसी को लेके, लार्जर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है ही नहीं। दूसरी बात आई थिंक जो एसेट क्वालिटी के एक प्रेशर हमने देखे थे, मोर और लेस आई थिंक जितने राइट ऑफ्स हुए हैं शायद Q1 Q2 में राइट ऑफ्स रह सकते हैं, बट आई थिंक एसेट क्वालिटी शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग एंड वैल्यूएशन अगर हम प्राइवेट स्पेस के साथ कंपेयर करें तो अभी भी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्जर पीएसयू बैंक्स अगर कोई होल्ड करता है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इस बीच देखिए आज का हमारा टुडेज ट्रेड लगभग 5.5 लाख शेयरों के कारोबार के बीच में 48 रुपए ऊपर 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी यहां बनी हुई है। याद रखिए इसको आप सिर्फ इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से मत देखिएगा प्लीज, इसको देखिए पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से। क्या बेहतरीन ब्रेकआउट वीकली मंथली चार्ट्स पे है। खैर इससे बाहर निकलता हूँ, अब मैं आपको डिश टीवी समझाता हूँ। मैं डिश टीवी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। देखिए डिश पे बात करने से पहले प्लीज एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, डिस्क्लोजर, कि ये एसएसएमओ की कंपनी है, लेकिन मैं कुछ सर्टेन आइडियाज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, जून फ्यूचर्स में 30 लाख शेयर जुड़े और 2 लाख शेयर जुलाई फ्यूचर्स में, लेकिन याद रखिए 50% रोल ओवर हुआ है, यानी अभी 50% और होना है। और देखिए देखिए आउटस्टैंडिंग ओआई इन जुलाई फ्यूचर्स जो है वो है करीब 1.5 करोड़ शेयर का, एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग ओआई इन जून फ्यूचर्स वो है 1.5 करोड़ का। और ये जो जून फ्यूचर्स में 1.5 करोड़ शेयर और खड़े हैं ना, याद रखिए ये उस दौर के हैं जब ये स्टॉक 90 से गिरकर 88 तक आया था और फिर रिवर्सल दे रहा है, यानी मंदड़िया अभी भी यहाँ पे खड़ा है। वो अपने लिए कंफर्टेबल एग्जिट ढूंढ रहा है, लेकिन कंफर्टेबल एग्जिट नहीं मिल रहा है। अगर आजकल के सेशन में ये स्टॉक इसी रेंज में रह गया तो ये 4 से 5 रुपए के स्विंगल तैयार हो रहा है। याद रखिए अभी इसमें बहुत सारी पोजीशंस रोल होनी है। राकेश ये मेरी कैलकुलेशन थी, लेकिन आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कैसा लग रहा है ये स्टॉक? टेक्निकली वीरेंद्र देखें तो 92 पे नीचे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 92 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में अगर ये स्टॉक 97 रुपीज 50 पैसा के लेवल तोड़ता है तब एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, तब 103 104 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं आज जो हैवी मूवर्स हैं इसमें आप अगर हैवी वेट्स में कहीं पर ट्रेड करना हो तो कहाँ कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस कुछ एक स्टॉक्स ने दे दिया है। मिसाल के तौर पे आप टाटा मोटर्स को देखिए, L&T को देखिए, ICICI को। एक स्टॉक है जो कि थोड़ा क्वाइट है, लेकिन अब इसे जिस तरफ से भी आप देखें इसको फ़ायदा हो सकता है, और वो है रिलायंस। मयूरेश, रिलायंस देखिए एक तो रिटेल में जो भी कुछ होगा उसका फ़ायदा इन्हें हो सकता है, बिकॉज दे आर इन रिटेल फॉर्मेट। सेकेंडली इनकी खुद की जो स्टोरी है टेलीकॉम की वो तो है ही, ऑन टॉप ऑफ इट क्रूड का जो मूवमेंट है वो। रिलायंस पर क्या इस समय दाव लगाना चाहिए, कंसिडरिंग कि मार्केट इज इचिंग टू मेक अ न्यू हाई ऊपर जाने के लिए? जैसे राकेश भी कह रहे थे कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है इन द मेकिंग हो निफ्टी पे, ये स्टॉक कंट्रीब्यूट कर सकता है उसमें। मीर जी आई थिंक सम ऑफ पार्ट्स में देखना पड़ेगा रिलायंस जिस स्टोरी को। जैसे आप रिटेल की बात करते हैं, बहुत स्मॉल कंपोनेंट है ओवरऑल कंसोलिडेटेड अर्निंग्स का, और वहाँ कहीं ना कहीं हमने एक पॉजिटिवनेस देखा है बोथ ऑन द EBIT एंड द EBITDA फ्रंट।
ऑपरेटिंग लेवल पे। जहाँ तक उनका टेलीकॉम फोरे है, जितना उन्होंने केपेक्स किया है 1 लाख करोड़ के ऊपर, आई थिंक जितना इनको रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है, आई थिंक ये बैक एंड होंगे, इसलिए जो आरओईज जो कॉम्प्रेस हुए हैं ये शायद इसी वजह से हुए हैं। तीसरी बात, इनका जो कोर ऑपरेशंस है पेटकेम के, आई थिंक वहाँ पे आई थिंक मजबूती बरकरार रह सकती है। तो सम ऑफ पार्ट्स में रिलायंस को देखना पड़ेगा। चलिए, इस बीच अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है, कैबिनेट फैसला लेने वाली है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव करके 24 घंटे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स को खुला रखा जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ V2 रिटेल के चेयरमैन श्री RC अग्रवाल मौजूद है। मिस्टर अग्रवाल, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक चीज़ बताइए कि चलिए क्या एक तो ये कैबिनेट हो सकता है एक मॉडल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दे, बट अल्टीमेटली इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। एंड सेकेंडली, अगर वाकई ये 24 घंटे की परमिशन मिल जाती है, आज कैबिनेट मंजूरी दे देती है, तो इससे इस पूरे सेक्टर को, रिटेल, रेस्टोरेंट्स, मूवी एग्जीबिशन, इन सबको कितना फायदा होता देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से बहुत फायदा होगा। अभी हम किसी भी डेवलप कंट्री को देखते हैं तो वहाँ पर रेस्टोरेंट और रिटेल में कोई ऐसी बाधा नहीं है। उनको जब बिजनेस सूट करता है वो देरी तक खुला रखते हैं। लोग रात को डाइनिंग के लिए वहाँ जाते हैं। तो हमारे देश में भी अभी जल्दी से जल्दी ये छूट मिलनी चाहिए, और जिसको बिजनेस को वायबल लगेगा वो देरी तक खुला रखेगा। लेकिन अग्रवाल सर, एक चीज़, दो चीज़ पूछूंगा यहाँ पे, आपकी क्या योजना है? I mean, अगर इसको अमली जमा पहना देती है सरकार, तो मेट्रोज में, बड़े शहरों में, टियर 1 शहरों में, उसमें कितना बड़ा बदलाव आएगा? क्या वहाँ का जो कंज्यूमर है, वहाँ का जो शॉपिंग पैटर्न है, वहाँ का जो फुटफॉल है, उसमें कितना सब्सटेंशियल चेंज आपको लगता है कि इसके बाद आएगा? ये इसमें जो लग्जरी आइटम्स है, गारमेंट्स वगैरह, जो कि नेसेसिटीज नहीं है, उसमें तो ज्यादा देर तक खुला रख के कुछ फायदा नहीं है। जो नेसेसिटीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वो FMCG सेक्टर में दुकानें हैं या वो रेस्टोरेंट्स हैं, उसके लिए ज्यादा नीड है कि वो लोग रात भर भी खुला रखे या रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी खुला रखे, तो उनके लिए ज्यादा वायबल है। जी, अब मिस्टर अग्रवाल, इसमें एक चीज़ समझाइए कि ये देखिए, एक तो ऑब्वियसली इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनफैक्ट आई थिंक 3-4 महीने पहले ही ये कोशिश की भी थी इसे अप्रूव करने की स्टेट लेवल पे। अब फिलहाल भी कुछ 24/7 फॉर्मेट्स हैं रिटेल में जो कि ऑपरेट करते हैं, तो वो विच फ्रेमवर्क दे फिट इनटू, बिकॉज वो तो ऑलरेडी 24/7 में है। और दूसरा, क्योंकि इसमें नियम ये भी रखा गया है कि ये 10 से ज़्यादा कर्मचारी होने चाहिए उस रिटेल फॉर्मेट में जो इसके लिए अप्लाई करना चाहेगा। इस तरह के कई फाइन प्रिंट्स हैं इसमें। तो क्या ये पॉलिसी अगर लागू हो भी जाती है, विल इट बी टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लार्जर रिटेलर्स? मेरे ख्याल से अगर ये प्रावधान आता है तो इसमें ये 10 से ज्यादा एम्प्लॉय वाला प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि ये जो FMCG सेक्टर या डेली नीड की चीजें हैं और जो 7-Eleven टाइप की चेन है, उसमें तो 2 आदमी संभालते हैं, और 2 आदमी रात भर वो खुली जाती है चेन, 24 घंटे खुली रहती है। तो आप कहीं पे भी जाइए, हांगकांग में मेरे ख्याल से 1000 होगी 7-Eleven की चेन, और उसमें वो 2 लोग 1 लोग संभालते हैं। तो वो वायबल नहीं है कि भैया 10 से ज्यादा एम्प्लॉय वाला कोई केवल 24 घंटे का भी है। चलिए मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, अगर आप देखें, बातचीत की इस इशू पे, अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच 1-2 स्टॉक्स और देख लीजिए जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कल अंतिम बाजी में भी एक स्टॉक डिस्कस कर रहा था मैं, याद रखिएगा, DCW अपने ट्रेडिंग करियर के ऑलमोस्ट 1 सेकेंड में थोड़ा सा बारीकी से आपको बताता हूँ। जी हाँ, ये 2008 के बाद के अब तक के सबसे सर्वोच्च रुपये। मैं कल भी कह रहा था आपको कि इस स्टॉक पे नजर रख के चलिएगा, ये बज़ क्रिएट कर रहा है, टेक्निकल बज़ क्रिएट कर रहा है। राकेश, आखिरी प्रश्न आपसे, DCW पर आपकी राय। वीरेंद्र, बहुत बेहतरीन स्टॉक आपने चुना है, बाई करके होल्ड करके रुकना चाहिए। काफी मेजर लेवल्स को तोड़ा है, 2008 के जो लेवल्स थे उसके ऊपर एक टेरिटरी में आया है, और टेक्निकली आप देखें तो मुझे नहीं लगता है स्टॉक 44-45 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, खरीद के होल्ड करना चाहिए। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स पर राय रखी आपने। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जिनमें थोड़ा सी जान सी लग रही है आज, 40-90 पे समहाउ L&T अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेशन ने बढ़ा रहा है कि भैया कुछ मैं कर सकता हूँ। आपका इंटरेस्ट है इस वक्त मयूरेश L&T में या फिर किसी और कैपिटल गुड स्टॉक में?
नहीं, आई थिंक जो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं लार्ज कैप नेम लाइक एल&टी, आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियमों में आई थिंक बदलाव आया है, जिसकी वजह से आई थिंक टॉप लाइन इबिटा पे थोड़ा फर्क आ सकता है और उसमें थोड़ा एक ईपीएस में इम्पैक्ट आ सकता है। बट देयर आर अ फ्यू ट्रिगर्स फॉर द स्टॉक। एल&टी इन्फोटेक का जैसे आईपीओ की बातें चल रही है, मुझे लगता है एक अनलॉकिंग वैल्यू हो सकती है। काफ़ी जो इनके सब्सिडीज हैं स्पेसिफिकली हैवी इंजीनियरिंग साइड पे, जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता है वहाँ पे एक सुधार देखने मिल सकता है। तीसरा, आई थिंक इन्होंने अपनी ऑर्डर गाइडेंस और रेवेन्यू गाइडेंस शायद बरकरार रखी है, उसकी वजह से जो ईपीएस के अनुमान लगाए हैं फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY17 वो बरकरार रह सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एक मैक्रो कॉल है, जैसे कंट्री आई थिंक की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, आई थिंक केपेक्स जैसे इंप्रूव होगा, एल&टी विल बी ए क्लियर बेनिफिशियरी। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स जो होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। खैर चलिए, रुझान अच्छा, मार्केट में संकेत अच्छे, एशियन मार्केट्स हाइपर, रूपी पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। मयूरेश, क्विकली जो आईटी स्टॉक्स हैं उन पर आपकी सलाह क्या है, सिंस वी आर रेफरिंग टू इन्फोटेक, क्योंकि एक ओवरहैंग तो था इन पर ब्रेक्जिट का, आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरी ये क्लियरली आई थिंक जो ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट और फॉल आउट होगा अगले कुछ महीनों में पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग गोइंग डाउन, क्या क्लाइंट बजट्स कंस्ट्रेंट होते हैं या आउटसोर्सिंग बढ़ती है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, अगर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इनको बेस शिफ्ट करना पड़ता है तो आई थिंक आईटी कंपनियों की स्टाफिंग कॉस्ट और रीशफलिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। तीसरा, आई थिंक जो क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद करेंसीज, जीबीपी हो, डॉलर हो, येन हो, उसका एक क्लियर इम्पैक्ट आ सकते हैं EBITDA मार्जिन्स के ऊपर, स्पेसिफिकली ऑन द करेंसी फ्रंट। हाउएवर हमें लगता है आई थिंक जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं देन उनकी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो एक ट्रेजेक्टरी है वो शायद मेंटेन हो सकती है। शायद EBITDA पे थोड़ा एक फटका पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक लार्ज कैप आईटी स्टिल सप्लाई।